क्यों नहीं दिखाई? आप अंधे हो गए हो, बहरे हो गए हो, ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है। पते हैं आप बिके हुए लोग, दिखाते नहीं हो। कौन से फ्रंट पेज पर है, किस अखबार में? प्रदीप जी किस एक अखबार में फ्रंट पेज पर है? एक मिनट में बोल रहा आप झूठ ना हूँ। बोले यार मेरा पांडे कहना, साहब। अरे एक मिनट बोलने सफेद तो झूठ दो। बोल रहे हैं आप। एक मंच मिनट दिया, अरे मंच दिया, कोई एहसान किया अरे है एक क्या? मिनट बोलने तो दो। क्यों बुलाते हो कांग्रेस के लोगों को? मत बुलाया करो। आपको ये समझ ही नहीं है कि आपसे सवाल क्या किया गया है, जवाब क्या देना है। कौन नहीं है, कौन नहीं है सड़कों पर? आपके अंधे हो गए, आपको नहीं दिखाई दे रही? यहाँ तो बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं अरे है। आप बिके हुए लोगों, बिके हुए होते तो आपको बुलाते नहीं क्यों? दे रहे हो। आप इतने बिके हो, केवल हिंदू मुसलमान दिखाते हो 24 घंटे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप जवाब देने की स्थिति में नहीं है। राम पांडे जी का अभिवादन किया जाए, उनको नमस्कार किया जाए। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्वालियर से बेंगलुरु के बीच एक नई ट्रेन को मंजूरी दी है। इसके लिए गुना सांसद और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा के बीच इस समय एक श्रेय लेने की जंग चल रही है। दोनों ही सांसद इसे अपनी अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। आज ग्वालियर ग्वालियर कीजिए और इसी प्रकार से ग्वालियर से बेंगलुरु जाने के लिए कोई सीधी ट्रेन अब तक नहीं थी, लेकिन अब इस सीधी ट्रेन के मिल जाने से न सिर्फ ग्वालियर बल्कि गुना क्षेत्र के लोगों को भी काफी राहत मिल जाएगी, क्योंकि ग्वालियर से चलकर ये ट्रेन गुना शिवपुरी होते हुए जाएगी। स्टॉपेज गुना शिवपुरी रहेंगे तो गुना के लोगों को भी फायदा होगा और ग्वालियर के लोगों को भी फायदा होगा। लेकिन अब ग्वालियर से जो सांसद हैं भारत सिंह कुशवाहा और गुना से सांसद हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके बीच इस ट्रेन को किसने शुरू कराया या इस ट्रेन को शुरू कराने के पीछे किसके प्रभाव ने काम किया, इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं बीजेपी के अंदर चल रही हैं और इसीलिए ये ट्रेन शुरू की गई। ग्वालियर सांसद अपना और गुना सांसद सिंधिया अपने प्रभाव को इस ट्रेन के शुरू होने की वजह बता रहे हैं। कुल मिलाकर दोनों ही सांसद श्रेय की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई की तपिश खुद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी महसूस की। यही वजह है कि उन्होंने कार्यक्रम के दौरान दोनों ही सांसदों के पत्रों का उल्लेख भी किया और दोनों को ही इसका क्रेडिट देने की कोशिश की। लेकिन यहाँ लड़ाई सिर्फ क्रेडिट लेने की नहीं है, बल्कि लड़ाई ग्वालियर चंबल संभाग में राजनीतिक वजूद की है। दरअसल भारत सिंह कुशवाहा नरेंद्र सिंह तोमर गुट से आते हैं और उनकी कृपा से ही वे पहले विधायक, फिर मंत्री और अब सांसद बने हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ग्वालियर में भारत सिंह नरेंद्र सिंह तोमर के प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। कह सकते हैं कि भारत सिंह कुशवाहा के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर ही ग्वालियर में अपनी राजनीतिक जमीन को बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ग्वालियर सिंधिया राजघराने की रियासत रही है और यही वजह है कि ग्वालियर सीट हमेशा से सिंधिया राज परिवार के पास रही है। सिंधिया परिवार से कोई ना कोई सदस्य कभी कांग्रेस पार्टी से तो कभी बीजेपी से यहाँ पर सांसद बनते रहे। लेकिन गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सांसद बन जाने के बाद भी सिंधिया का दखल ग्वालियर संसदीय क्षेत्र में कभी भी कम नहीं हुआ। वे लगातार ग्वालियर के विकास को लेकर चिंतित बने रहे और विकास कार्यों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग ग्वालियर कलेक्ट्रेट में तो कभी ग्वालियर स्मार्ट सिटी के ऑफिस में लेते रहे। बस यहीं से बीजेपी के अंदर सिंधिया गुट और नरेंद्र सिंह तोमर गुट के सांसद भारत सिंह कुशवाहा के बीच कहीं ना कहीं राजनीतिक मनमुटाव शुरू हो गया, जिसकी एक झलक ट्रेन उद्घाटन के इस समारोह में भी देखने को मिली। जब भारत सिंह कुशवाहा मंच पर बोलने की कोशिश कर रहे थे तो सिंधिया समर्थकों ने सिंधिया जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। भारत सिंह ने उनको रोकने की कोशिश भी की तो उन्होंने और जोर से सिंधिया जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। परेशान भारत सिंह ने फिर भारत माता की जय और पीएम मोदी की जय के नारे लगाए। कुल मिलाकर ट्रेन को हरी झंडी तो दिखा दी गई है, लेकिन अब बीजेपी के अंदर दो दिग्गजों के बीच राजनीतिक मनमुटाव की खबरें खुलकर सामने आने लगी हैं। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की चीजें दोनों गुटों के बीच में बीजेपी के अंदर हुई है। ये लंबे समय से चल रहा है। ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने इस मामले को पार्टी फोरम पर पूर्व में उठाया भी था और एक तरह से सिंधिया की शिकायत की थी। पार्टी फोरम पर जब सिंधिया का ग्वालियर में दखल रखने का मामला सामने आया तभी से उनको कुछ संदेश पार्टी की तरफ से दिया गया और यही वजह कि उसके बाद से सिंधिया ने ग्वालियर के विकास कार्यों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठकें लेना बंद कर दिया। लेकिन उन्होंने भी अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने कट्टर समर्थक और मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को एक्टिव कर दिया। कुछ ही दिन पहले उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ग्वालियर को औद्योगिक विकास में पिछड़ता हुआ बताया था और सिंधिया से लक्ष्मण रेखा पार करने की अपील भी की थी। तो आप समझ सकते हैं कि ग्वालियर की राजनीतिक जमीन पर एक बड़ी आग लगी हुई है और ये आग कितनी खतरनाक है और इससे बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है, उसी का आकलन करने की कोशिश आज हम हमारे खास कार्यक्रम सियासत में करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की सियासत।
इस पूरे मसले को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप मांढरे अपने अनुभव के जरिए और अपनी मौजूदगी के जरिए बताने की कोशिश करेंगे क्या कुछ हुआ है कल बीते रोज मंच पर, और साथ में जुड़ेंगे कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे, वो भी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन बीजेपी ने इस पूरे मसले पर अपनी बात रखने से इनकार कर दिया है। वे बोल भी कह सकते हैं क्योंकि सारा मसला बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं के बीच का है। हम शुरुआत करेंगे प्रदीप मांढरे जी से। प्रदीप जी, क्या कुछ हुआ कल मंच पे? हरी झंडी दिखाने आए थे, ग्वालियर को एक सौगात देने आए थे, लेकिन जो कुछ हुआ मंच पर और मंच के बाहर, उससे देख के ऐसा लगा कि दोनों बड़े दिग्गज नेताओं के बीच चीजें ठीक नहीं चल रही। सबसे पहले तो आईएनएच को मेरा नमस्कार और आईएनएच के डिजिटल संपादक अभिषेक शर्मा जी को नमस्कार। नमस्कार। कल जो कुछ भी हुआ, अगर ऊपरी तौर पर देखें तो सब कुछ ठीक हुआ। जी। कहीं कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है, अखबारों में भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई खेमेबाजी बीजेपी, सत्तारूढ़ बीजेपी की दिखाई दे रही हो। जी। ये तो बस अगर बैकग्राउंड की जो चीजें हैं उनको देखें और कल का कुछ घटनाक्रम अगर गहराई से देखें तो लगता है कि कुछ ना कुछ अभी भी अपना अपना श्रेय लेने का एक होड़ चल रही है नेताओं में, विशेष रूप से सिंधिया जी में। जी। अब कल की बात करें, कल कार्यक्रम था रेलवे स्टेशन पर ग्वालियर से बेंगलुरु, शायद ये मासिक साप्ताहिक ट्रेन है। जी। सप्ताह में एक बार ये ग्वालियर से बेंगलुरु जाएगी और ये बड़ी मांग भी थी। तो राम पांडे जी, क्या लगता है कि अमूमन बीजेपी के आरोप कांग्रेस पर रहते हैं कि गुटबाजी बहुत है, एक दूसरे के साथ बनती नहीं है, चीज़ें कांग्रेस में चलती रहती हैं, लेकिन जो कुछ कल देखने को मिला या जो कुछ चीज़ें बीजेपी के बंद कमरों में चल रही हैं वो बहुत कुछ कांग्रेस से मिलती जुलती हैं। आपका क्या कहना है? जी, मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी पार्टी अलग है और कांग्रेस पार्टी अलग है। दोनों की सोच अलग है, दोनों की विचारधारा अलग है। दोनों पार्टियां कभी एक नहीं हो सकती हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जो कल भारतीय जनता पार्टी में हुआ है जी। वो यदि कांग्रेस में होता तो अखबारों में आधे पेज की खबर होती, जो बिल्कुल नहीं है। जी। तो कांग्रेस में कहीं कोई बात हो जाती है तो वो फुल पेज की, आधे पेज की और मीडिया में जगह जगह खबर होती है, और भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा मामला हो जाता है और उस खबर को पूरी तरह से गायब कर दिया जाता है। आपको धन्यवाद कि आपने इस मामले को उठाया, ठीक है। और ये गुटबाजी जो भारतीय जनता पार्टी की है, पहली बार नहीं है, कई बार है, सरेआम है। जी। भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी चैलेंज नहीं करती है, दावा नहीं करती है कि हमारी पार्टी में अनुशासन है, हमारी पार्टी में गुटबाजी नहीं है। बड़ी बड़ी बातें कोई पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़कर कस्में खाती है कि उनकी पार्टी में अनुशासन है, और देखा जाए तो सरेआम उनके यहाँ अनुशासन का रोज ही चीरहरण होता है और कार्रवाई नहीं होती है। जी। इतनी बड़ी खबर हो गई, क्या भारत सिंह कुशवाहा के ऊपर कार्रवाई हुई? क्या नरेंद्र सिंह तोमर जी के ऊपर कार्रवाई हुई? किस चीज की कार्रवाई? भारत सिंह कुशवाहा पे किस चीज की कार्रवाई की बात कर रहे हैं? जी, गुटबाजी की बात कर रहा हूँ ना। जब सिंधिया जिंदाबाद के नारे लग रहे थे तो भारत सिंह कुशवाहा ने भी नारे लगाए। जी। भाई दोनों एक दूसरे के विरोध में नारे लगा रहे थे ना वहां। जी। और इसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी का क्या काम? ठीक बताइए, 20,000 ट्रेन पहले से ही चल रही है देश में। जी। एक ट्रेन का नाम बदलकर और चला दी। कर्नाटक के लिए राजधानी एक्सप्रेस पहले से थी, कर्नाटका एक्सप्रेस पहले थी, तो ऑलरेडी कई ट्रेन जा रही हैं और रोज जा रही हैं, डेली जा रही हैं। जी। ये जो ट्रेन शुरू हुई है सप्ताह में एक बार जाएगी। जी। अब बताइए, उस एक ट्रेन के लिए हमने 20,000 ट्रेन देश में चालू कर दी, और ऐसे यदि हम हरी झंडी दिखाते रहते तो क्या हाल होता? आप बताइए। मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, गुना के सांसद, ग्वालियर के सांसद उस ट्रेन को केवल हरी झंडी दिखाने के लिए, जो सप्ताह में एक दिन चलेगी और बीच में कभी भी बंद हो जाएगी। जी। इनकी जितनी भी इन्होंने प्लान और ट्रेन की ये शुरुआत करते हैं, उसको 1-2 महीने 4 महीने बाद चेक किया जाता है तो वो फिर बंद नजर आती है। जैसे ग्वालियर से फ्लाइट की हम बात करें तो ये करीब 50 फ्लाइट बता चुके हैं, अभी तक इनॉग्रेशन कर चुके हैं कि ग्वालियर से 50 फ्लाइटें जा चुकी हैं, लेकिन आज की तारीख में 5 फ्लाइट भी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इनकी गुटबाजी पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ के सांसद हैं? गुना शिवपुरी के। हमेशा राजनीति कहाँ से की? गुना शिवपुरी से। ज्योतिरादित्य सिंधिया का जन्म कहाँ हुआ? बम्बई में। रहते कहाँ है? दिल्ली में। तो ये ग्वालियर में क्यों बीच में टपकते हैं?
उसका कारण ये है कि जो प्रभात झा इनके बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जी मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी थे, राज्यसभा सांसद थे, तो उन्होंने सिंधिया जी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब सिंधिया जी कांग्रेस पार्टी में थे, जी कि सिंधिया जी ने 6,000 करोड़ का ग्वालियर में जमीनों का घोटाला किया है। प्रभात झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि सिंधिया जी ने ग्वालियर में 6,000 करोड़ रुपए का जमीन का घोटाला किया है। देखिए, जिस उसके घोटाले बाद की आप क्या चर्चा हुआ? कर रहे हैं उस पर जो प्रभात जी अब इस दुनिया में नहीं, उनकी जिक्र कर रहे हैं और हम विषय से भटक जाएंगे। हमारा विषय ये है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया और भारत सिंह कुशवाहा इन दोनों के बीच चीज़ें ठीक नहीं चल रही, क्योंकि पूर्व में भी भारत सिंह कुशवाहा ने बीजेपी के पार्टी प्लेटफॉर्म पर इस बात को रखा था कि कहीं ना कहीं सिंधिया जी उनके संसदीय क्षेत्र में दखल दे रहे हैं। तो मैं प्रदीप मांडरे जी का रुख कर लेता हूँ। प्रदीप जी, क्या वास्तव में सिंधिया जी भारत सिंह कुशवाहा के संसदीय क्षेत्र में दखल दे रहे हैं? क्या यही समस्या है या कुछ और बातें भी? दखल दे रहे थे, अब नहीं दे रहे हैं। और जब दखल दे रहे थे तब 4, 5, 6, 8 महीने पहले की बात है, शायद 1 साल भी हो गया। तब शिकायत की गई थी भारत सिंह जी के द्वारा संगठन स्तर पर, जी ऐसी सूचनाएं मिली थी पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से। तो वहां से फिर इनको संकेत दिया गया सिंधिया जी को कि आप कम से कम प्रशासनिक जो क्षेत्र है वहां पर मीटिंग इत्यादि न करें, नहीं तो ये संदेश जाता है कि जो सांसद का जो अधिकार क्षेत्र है उसका हनन हो रहा है। और जी। चूंकि सांसद और मंत्री एक ही पार्टी के हैं तो ये गलत मैसेज भी जाता है। जी। तो उसका असर ये हुआ, हमने देखा, आपने देखा, जैसे स्मार्ट सिटी है, ग्वालियर प्रशासन है, और भी इस प्रकार के जो प्रशासनिक मंच हैं वहां पर सिंधिया जी ने फिर बैठकें लेना और मुआयना करना अफसरों के साथ वो बंद कर दिया। जी। लेकिन उसका नुकसान भी हुआ। उसका नुकसान ये हुआ कि फिर हमने देखा कि कई प्रकार की समस्याएं देखने को मिलने लगी, क्योंकि ये प्रशासन जो है वो ये तो मानना पड़ेगा कि वो सिंधिया जी का एक संकेत मात्र से एक अलर्ट की स्थिति में आ जाता है। और भी भारत सिंह जी का वैसा प्रभाव नहीं है। जी और शुरू में आपने कहा कि वो जो भारत सिंह जी जो हैं वो इनके मिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के मोहरे मात्र हैं। तो मेरा मानना है कि अब स्थिति ऐसी नहीं है। नहीं, मैंने प्रतिनिधि कहा। अब प्रदीप देखा, जी, मोहरे नहीं बोला मैंने। जी जी, हाँ हाँ, सो बिल्कुल ठीक है। तो अब स्थिति ऐसी नहीं है। अब तो ये स्थिति है कि भारत सिंह जी खुद अपने आप में एक स्तंभ छत्रप के रूप में काम कर रहे हैं। जी मतलब ये कहें कि वो नरेंद्र सिंह तोमर के मामले में कि साहब उनको नरेंद्र सिंह तोमर का आदमी कहा जाए, समर्थक कहा जाए, उनके खेमे का कहा जाए, वो भी उनको अब इतना पसंद नहीं आता। जी क्योंकि भारत सिंह जी भी समझ रहे हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर की अब सीमाएं हैं। जी नरेंद्र सिंह तोमर अब वो नेता नहीं रहे जो पहले उनका एक उनका ओहदा था। जी अब तो वो विधानसभा अध्यक्ष है और इसके बाद तो कुछ मिलना नहीं है। इसके बाद तो उनका जो राजनीतिक सफर है वो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो भारत सिंह जी अपने आप में धीरे धीरे आपका कहना सही प्रदीप जी, संभलते कल जा रहे हैं। हम जो दृश्य देख रहे थे उसको देख के भारत सिंह कुशवाहा की पूरी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, बहुत असहाय से नजर आ रहे हैं। वो मना कर रहे हैं सिंधिया समर्थकों की नारेबाजी नहीं कीजिए, वो बोलना चाहते हैं, वो जितना बोलना चाहते हैं उतनी ज़्यादा नारेबाजी शुरू हो जाती है। मजबूरी है, फिर वो भारत माता की जय बोलते हैं, ताकि भारत माता की जय बोलेंगे तो उसका प्रत्युत्तर भी भारत माता की जय के रूप में ही आएगा। तो इस वजह से जो हुटिंग हो रही है वो बंद हो जाएगी। लेकिन उसके बाद एक जेस्चर सिंधिया जी की तरफ से भी दिखाई दिया कि जब उन्होंने अपना जो पूरा भाषण है वो ख़त्म करते हैं और भारत सिंह के पास जाके उनके संग हाथ मिलाते हैं, तो दिखाने के लिए तो कोशिश ये की जाती है कि दोनों के बीच किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जो समर्थक हैं वो सारी पोल पट्टी खोल देते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब हमने कल अपने अखबार में दिया भी है कि जब वो भाषण दे रहे थे भारत सिंह जी, तब इनके समर्थकों ने 2-1 बार श्रीमंत सिंधिया जिंदाबाद के रूप में नारे भी लगाए। तो ये ठीक भी नहीं है। जब भारत सिंह जी के आप नारे लगाइए ना, बीजेपी के नारे लगाइए। ये तो देखा गया है कि जब कोई नेता आता है उसके नारे लगते हैं, ना कि जब कोई नेता आता है तो उसके नेता के दूसरा जो नेता है उसके नारे लगते हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता बीजेपी में, कम से कम। तो एक प्रकार का ये हुआ। दूसरा, जब पवैया जी भाषण देने आए तब भी नारे लगाए गए, श्रीमंत सिंधिया जिंदाबाद। तो 2-1 बार से पवैया जी को रोकना भी पड़ा अपने आप को। खास बात यह है कि पवैया जी ने भी अपने भाषण में कहा कि यहाँ जो 3 लोगों का उन्होंने नाम लिया, नरेंद्र सिंह तोमर जी का नाम लिया, ग्वालियर के बेटे हैं,
सिंधिया जी का नाम लिया, वो ग्वालियर के बेटे हैं। उन्होंने भारत सिंह जी का नाम लिया, ग्वालियर के नुमाइंदे हैं। जी। और उन्होंने कहा कि अगर ये ठान लें तो हम चांद को धरती पर ला सकते हैं। जी। मतलब चांद यानी सुंदरता ग्वालियर में आ सकती है। इसका जी। मतलब यह है, सुंदरता अभी नहीं है। और बात भी सही है, आप तो ग्वालियर के ही हैं। आप अब देखें, अभी 2-2 करोड़ 10-10 करोड़ की सड़क बनी है, वो जी। धसक रही है बिल्कुल। 1 घंटे की बरसात में, 2 घंटे की बरसात में। तो कई प्रकार की ऐसी बातें हैं कि तो एक प्रकार से कहा जाए कि सार्वजनिक मंच पर किसी बड़े नेता ने पवैया के रूप में ये दिखाने का प्रयास किया है कि वास्तव में खेमेबाजी है बड़े नेताओं के बीच। और यदि खेमेबाजी नहीं होगी तो यहाँ डेवलपमेंट हो सकता है, चांद आ सकता है। चांद से तात्पर्य कि सब कुछ ठीक ठीक आ सकता है, लेकिन हो सकता प्रदीप है। जी, इस पूरे मसले में जरा कांग्रेस का जो स्टैंड है उसको भी देख लेते हैं। बहुत शांत है कांग्रेस, राम पांडे जी। इतना अच्छा मुद्दा आप लोगों के पास था, आप उठा सकते थे। जैसा कि प्रदीप जी बता रहे हैं कि 2-2, 3-3 करोड़ की जो सड़कें बनी हैं वो धसक रही हैं, उन मुद्दों को लेकर आप सड़कों पर उतर सकते थे, जनता की आवाज़ बन सकते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड कभी भी जो है उस रूप में, उस उतने प्रभावी रूप से दिखाई नहीं देता। यदि यही सारी चीज़ें कांग्रेस पार्टी में हुई होती तो अब तक तो बीजेपी की तरफ से बहुत कुछ सोशल मीडिया पे, सड़कों पे बहुत कुछ निकल गया होता, पर कांग्रेस पार्टी एकदम शांत है। हाँ, जब से 2014 से ऐसी बातें कांग्रेस के बारे में बोली जाती हैं, क्योंकि 2014 से हमारे देश में अघोषित आपातकाल लगा है, सबकी आज़ादी खत्म कर दी गई है और जो भी कुछ बोलना है कांग्रेस के विरोध में बोलना है। अभी ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, 25 तारीख की बात है। 25 जून को हमारे कांग्रेस के सारे नेता ग्वालियर में थे। जीतू पटवारी जी थे, उमंग सिंघार जी थे, हेमंत कटारे जी थे, फूल सिंह बरैया जी थे। हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहेब संविधान निर्माता की मूर्ति लगनी थी। इतने बड़े नेता, इतना बड़ा कार्यक्रम, 4-5 हजार लोगों ने उपवास किया, धरना दिया और अखबारों से खबर गायब। या खबर थी तो 7वें राम पेज पांडे पे, जी, बार बार 8वें आप पेज पे। मीडिया की तरफ चले आ रहे हैं कि अखबारों से खबर गायब हो गई। आपको मंच दिया ना हमने, आपको बुलाया बाकायदा इसलिए ताकि आप अपनी बात रखें, कांग्रेस पार्टी की बात रखें। मेरा सवाल ये है कि इतना बड़ा मुद्दा खुद बीजेपी सभी अखबारों में खबर आई है। नहीं, आपके यहाँ तो आई है। राम मैं पांडे अभी जी की दिखा मैं दूं बात आपको, पूरा दैनिक कर दूं भास्कर कि के 7वें पेज पर है। आप तो झूठ मत बोलिए मांडे साहब। अच्छा, मैं अभी पांडे दिखाऊं जी, आपको नहीं खबर। पांडे जी मीडिया, एक मिनट, सभी प्रदीप अखबार में जी, खबर आई है। कौन से फ्रंट पेज एक पर है, मिनट। किस अखबार में? प्रदीप जी, किस एक अखबार सेकंड। में फ्रंट पेज पर है? एक मिनट में बोल रहा आप हूँ। झूठ ना बोले यार मेरा मांडे कहना, साहब। अरे 1 मिनट बोलने सफेद तो झूठ दो। बोल रहे हैं आप। क्यों पांडे बोल जी, अरे रहे 1 थे? मिनट बोलने तो दो। जब पांडे जी, आप लोग प्रदीप इतने मांडे जी डरे कुछ हुए कह रहे हैं, आप हो सुन लीजिए। कि वो कह रहे हैं कि आपको एक मंच मिनट, दिया। अरे मंच दिया कोई आसान किया अरे है 1 क्या? मिनट बोलने तो दो। क्यों बुलाते हो कांग्रेस के लोगों को? मत बुलाया करो। इतना मीडिया डरा हुआ है, धमका क्या हुआ डरा है, हुआ है? बिका अरे 1 हुआ मिनट है। बोलने तो दो। नहीं नहीं, और क्या हम डरा कुछ हुआ बोलते है? हैं तो एक बोलने मिनट नहीं प्रदीप जी, देते मैं हो। इनको समझा दूं अच्छे से, क्या डरा हुआ है इस मुद्दे पे। हम खुल के डिबेट कर रहे हैं, इसमें कौन से डर की बात है, या कौन सा डर है, भय है जो मुझको इस विषय पर डिबेट करने से रोक रहा है? आपको मंच दिया है, या हम आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि ऑलरेडी बीजेपी ने मुद्दा आपको दे दिया, ऑलरेडी सड़कें धसक रही हैं, शहर के विकास कार्यों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर तमाम सवाल शहर की जनता उठा रही है, तो उस मुद्दे को उठा के आप सड़कों पर क्यों नहीं है? सवाल ये है। तो कौन नहीं है? कौन नहीं है सड़कों पर? आपके अंधे हो गए? आपको नहीं दिखाई दे रही? आप नहीं उठा सकते? राम पांडे जी, आप जो है थोड़ी सी ये नहीं दिखा सकते? शब्दों की मर्यादा का मैंने ध्यान उठाया है। रखिए। अभी चेक कीजिए अंधे हो गए मेरा मतलब फेसबुक। क्या है? अभी चेक कीजिए आप। अभी चेक कीजिए फेसबुक। मैंने खुद ने अपने हाथ से वीडियो बनाकर डाली हुई है। और जब हम आंदोलन करते हैं, आप लोग पहुंचते हो, शक्ल दिखाते हो और वहां खबर नहीं छापते हो, नेगेटिव न्यूज छापते हो। मीडिया जाता है, फिलहाल तो आप अपनी बातों के जरिए सारी नेगेटिविटी जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस वाले लड़ बैठे। फिलहाल तो ये आप भी मुझे अपनी बोलने बातों के दीजिए। जरिए सारी नेगेटिविटी जाहिर कर रहे हैं। यहाँ तो बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं अरे है। आप बिके हुए लोगो, बिके हुए होते तो आपको आप बुलाते बोलने क्यों? नहीं दे रहे हो, सच्चाई नहीं जाने दे रहे हो जनता के सामने। अरे भाई, बिके हुए होते एक तो आपको खबर बुलाते जनता क्यों? के हित की नहीं छापते हो। बिके महंगाई हुए की होते खबर तो नहीं आपको छापते हो। बुलाते क्यों? बेरोजगारी की नहीं छापते हो। आप इतने बिके हो, केवल हिंदू मुसलमान दिखाते हो 24 घंटे। कब देखा आप आपने कोई आईएनएस क्राइम पे की हिंदू खबर नहीं मुसलमान? दिखाते हो। आप किस प्लेटफॉर्म पे जी। बैठे हो? किस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे अरे हैं? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। नरेंद्र तोमर के बेटे का भ्रष्टाचार था, कनाडा से 100 करोड़ की बात कर रहा था। आपने डिबेट की? किसी खूब मीडिया खबरें वाले चली ने है भाई, डिबेट की? पूरे खबरें चली क्यों हैं। क्यों बिक गए? क्यों नरेंद्र तोमर से डर गए आप लोग? एक तरफा बोल रहे हैं जब मैंने राम अभी पांडे जी, कहा आप एक तरफा कि बोल प्रभात रहे झा ने हैं संध्या और पर आपको आरोप ये लगाया। समझ ही नहीं है, आपको ये रहिए, समझ ही नहीं है सुनिए कि जरा। आपसे सवाल क्या किया गया है, जवाब क्या देना है
और आप अनर्गल आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। यहाँ कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है, यहाँ कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है। आपसे सवाल सिर्फ इतना है कि जब बीजेपी ने चलकर आपको मुद्दा दे दिया है तो उस मुद्दे को भुनाने की बजाय आप मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। फेसबुक पर वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा राम पांडे जी, आपको सड़कों पे उतरना होगा, कांग्रेस पार्टी को सड़कों पे संघर्ष करना होगा। राहुल गांधी ने आपके यही समझाया ना कि चीजों को बदलना होगा। जिलाध्यक्ष का चुनाव चल रहा है ना आपके यहाँ पे, भोपाल में क्या हुआ? अरे आप बिके हुए लोग दिखाते नहीं हो खबर को। कौन सी खबर नहीं दिखाई? कौन सी किस खबर को लेकर आपकी आपत्ति है? अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं आप। प्रदीप मांडवी जी बैठे, प्रदीप मांडवी जी कह रहे हैं उन्होंने अपने अखबार के फ्रंट पेज पे खबर छापी है। एक मिनट मेरी बात सुनिए। अभी बिजली घर पर धरना दिया था हमने हजारों की संख्या में, आपने क्यों नहीं खबर छापी, क्यों नहीं दिखाई? आप अंधे हो गए हो, बहरे हो गए हो, ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है। राम पांडे जी, मुझे बड़ा अफसोस है, बड़ा ही मतलब अफसोस है कि कांग्रेस पार्टी ने आपको प्रवक्ता बनाया है, शब्दों की मर्यादा भी ध्यान नहीं रख रहे हैं, किससे क्या बात करनी है, क्या सवाल है, क्या जवाब आप दे रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप जवाब देने की स्थिति में नहीं है और लगता है बात करने की स्थिति में भी नहीं है। मैं पीसीआर से कहूँगा कि राम पांडे जी का अभिवादन किया जाए, उनको नमस्कार किया जाए। प्रदीप जी, तो कांग्रेस पार्टी तो समझ ही नहीं आ रहा है, कांग्रेस पार्टी को तो क्या बुरी स्थिति बनी हुई है कांग्रेस पार्टी की कि चलते हुए मुद्दे उसको आ नहीं रहे हैं और मीडिया पे बयानबाजी कर रहे हैं। मीडिया को बिका हुआ, पता नहीं क्या क्या वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। बड़ा आश्चर्य होता है मेरे को ये देख के। क्या हो गया कांग्रेस पार्टी है कि ये इन्होंने खुद ही देखो अपना असलियत जाहिर की जी। इन्होंने कहा मैंने आज ही वीडियो डाला है ना, आज, जबकि आप क्या कह रहे हैं और जनता क्या चाहती है कि सड़कों पर आए जी, और ये क्या कह रहे हैं कि हमने आज ही वीडियो डाला है जी। मतलब ये सोशल मीडिया पर ही आप कांग्रेस का आंदोलन को जाहिर करना दिखा रहे हैं। अरे जनता, जब तक जनता के बीच आप नहीं जाओगे तो आपका कैसे जनता से जुड़ाव होगा। दूसरी बात यह है कि इन्होंने भी कहा कि जो हमने अंबेडकर की मूर्ति की मांग को लेकर जो धरना दिया प्रदेश स्तर का, उसको अखबारों ने दिया नहीं जी, जबकि सारे अखबारों ने उसको दिया है। मैं अपनी अखबार की बात नहीं कर रहा, सभी अखबारों की बात कर रहा हूं। ये अलग बात है किसी अखबार ने 7वें पेज पर दिया, किसी ने दूसरे पेज पर दिया जी। अब ये तय नहीं कर सकते। वो चाह रहे हैं कि अखबारों की संपादकीय और अखबारों का संपादकीय निर्णय कांग्रेस पार्टी से पूछ कर लिया जाए। कांग्रेस पार्टी बताएगी कि फ्रंट पेज पे कौन सी खबर लगेगी, फ्लायर कौन सी लगेगी, बॉटम कौन सी लगेगी, हम डिबेट किस सब्जेक्ट पे करेंगे। अरे भाई, डिबेट कर रहे हैं, आपको बुलाया, ससम्मान बुलाया, और आपके लिए तो बड़ा मतलब गुडी गुडी माहौल कर दिया बीजेपी ने। बीजेपी तो इस पूरे मसले पर बोलने से बच रही है, अपनी बात कायदे से रख सकते थे। मुद्दा इनके सामने साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के दो दिग्गज, उनके बीच कहीं ना कहीं आंतरिक अशांति है। इसके साथ जो शहर की जनता है वो तमाम चीज़ों को लेकर परेशान है, जिसको लेकर कांग्रेस सड़कों पे उतर सकती है, उनका नेतृत्व कर सकती है। लेकिन वो सब करने की बजाय वो अनर्गल बयानबाजी मीडिया को लेकर कर रहे हैं। आश्चर्य होता है कि ऐसे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी में, मतलब ना धैर्य का परिचय दे रहे हैं, ना समझ का परिचय दे रहे हैं। प्रदीप जी, कैसे चलेगा कांग्रेस का? ये कहूंगा नैया कैसे पार होगी कांग्रेस की? मैं तो एक तो कांग्रेस का जो कुछ भी होगा जनता तय करेगी, लेकिन इनको किन शब्दों का ये इस्तेमाल कर रहे हैं, अंधे कह रहे हैं, बहरे कह रहे हैं, तो ये वास्तव में प्रदेश प्रवक्ता है। तो प्रदेश प्रवक्ता इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेगा, इसका मतलब है कांग्रेस की ये भाषा है। तो कांग्रेस जो गांधीवादी है उसकी क्या ऐसी भाषा है? ये तो इनको कांग्रेस जो संगठन है उसको देखना चाहिए। जीतू पटवारी जी को सोचना चाहिए कि आप किस प्रकार के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। नहीं, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस प्रवक्ता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह का परिचय देंगे कि सवाल उनसे सीधा ये पूछा गया कि जब बीजेपी पार्टी के अंदर असंतोष दिखाई दे रहा है और यही असंतोष जब कांग्रेस पार्टी में दिखाई देता है, तो बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं वो इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को अंजाम देते हैं, वो कांग्रेस पे हावी होते हैं। लेकिन कांग्रेस जो है हाथ आए मुद्दों पर भी जो है काम नहीं कर पा रही है। इसका जवाब देने की बजाय वो मीडिया से ही लड़ने लगे। खैर, हम मुद्दे पर वापस लौटते हैं कि जयवंत सिंह पवैया ने, अभी आपने जिक्र किया था कि जयवंत सिंह पवैया ने भी मंच पर बोला कि नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भारत सिंह कुशवाहा अपने बातों के जरिए उन्होंने बताया कि सभी ग्वालियर के बेटे हैं। अब सिंधिया भले गुना से सांसद हों, भारत सिंह ग्वालियर से सांसद हों, नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा के अध्यक्ष हों, लेकिन ये सारे लोग चूंकि ग्वालियर से हैं और अगर एक साथ आ जाते हैं, सारी शक्तियाँ एक साथ मिल जाती हैं, तो ना सिर्फ बीजेपी को लाभ होगा बल्कि ग्वालियर को, मध्य प्रदेश को लाभ होगा।
तो बड़ी अच्छी बात जयवंत सिंह पवैया ने की थी, लेकिन चीज़ें क्या उस तरह से बीजेपी में होती हुई दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए, एक समय था जब कोई पार्टी सरकार में कोई पार्टी योजना लाती थी, तो दूसरी पार्टी जो विपक्ष में है वो ये कहती थी ये हमारे समय का ये विकास कार्य है। मतलब मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने कोई अगर काम किया तो उसके पहले की सरकार जो भी थी उसके नेता कहते थे कि ये हमारे समय का ये श्रेय इसको दिए जाना चाहिए। जी आज ये हो रहा है कि बीजेपी में कोई अगर योजना लाई जाती है तो उसके जो नेता हैं वो आपस में कहते हैं ये मेरी योजना, ये मेरा श्रेय, ये मेरा श्रेय, ये मेरा काम है, ये मेरी उपलब्धि है। तो ये बहुत ही ये खतरनाक स्थिति व्यक्तिवाद बीजेपी में बढ़ रहा है। और मुझे आश्चर्य है बीजेपी में जो संगठन महामंत्री हैं, चाहे हितानंद जी का हो या और भी जो बड़े नेता हैं संगठन स्तर पर, जो काम देखते रहे हैं कि पार्टी में समन्वय हो, पार्टी नेताओं में समन्वय हो। अभी आपने देखा ये अपने पचमढ़ी में कार्यक्रम हुआ कि कैसे किसी को क्या बोलना है, कितना बोलना है या नहीं बोलना है, कितना चुप रहना है, ये सब बताया गया। लेकिन हमने देखा है कि ये सब चीजें वहां सुनते हैं और फिर बाद में बाहर आकर अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं तो वही व्यक्तिवाद और निहित स्वार्थों की राजनीति बीजेपी के नेता करने लगते हैं। तो यही वजह है कि बीजेपी का, ठीक है बीजेपी की स्थिति अभी सरकार के रूप में है, लेकिन बीजेपी में गिरावट का दौर भी देखने को मिल रहा है। लोग जैसे ग्वालियर संभाग की बात करें तो कई काम हैं जो अच्छी क्वालिटी के नहीं है और बीजेपी को इसका आने वाले समय में नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी प्रदीप जी, यदि कल से आप पूरा सोशल मीडिया चेक करेंगे तो इस पूरे घटनाक्रम का जो क्रेडिट है सिंधिया जी ने और उनकी टीम ने, उनकी भी एक सोशल मीडिया टीम है, वो बड़ा अच्छा काम कर रही है। सिंधिया जी के अलग अलग क्लिपिंग्स हैं, उनकी कटिंग्स हैं, वो हर फेसबुक पे, ट्विटर्स पे, यूट्यूब पे सब जगह जारी हो रही हैं कि वो गाना गाते हुए जा रहे हैं ट्रेन में, वो ट्रेन के बाहर गेट पे खड़े होकर लोगों का अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ग्वालियर से बेंगलोर चलने वाली इस ट्रेन को सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से शुरू किया गया है। भारत सिंह कुशवाहा पूरी तरह से नदारद है और आज सोशल मीडिया का ज़माना है और उस दौर में भारत सिंह कुशवाहा का कोई प्रचार नहीं हो रहा है कि उन्होंने भी रेल मंत्री को पत्र लिखा था और उनके अनुरोध पर भी रेल मंत्री ने ध्यान दिया और इस ट्रेन सेवा को शुरू की। तो पत्र तो दोनों ने लिखा है, लेकिन जो पूरा क्रेडिट है, पूरा श्रेय है, वो सिंधिया के खेमे में चला गया। प्रदीप जी, देखिए बीजेपी हमेशा राम राज्य की बात करती है। राम राज्य यानी आदर्श प्रकार की व्यवस्था। तो यदि हम एक प्रकार की कल्पना करें तो आदर्श व्यवस्था ये होती कि सिंधिया जी और भारत सिंह जी एक ही ट्रेन पर रवाना होते, गुना होते हुए, अशोकनगर होते हुए जाते और ये कहते कि थोड़ा बीजेपी के राज में, मोदी सरकार के राज में आपको ये ट्रेन मिली है और इसमें मेरा श्रेय नहीं है, मेरा योगदान नहीं है, सबका योगदान है, पूरे पार्टी का योगदान है। तो ये सच में राम राज्य है। लेकिन आप कह सकते हैं ये कौन सा राज है, खुद इसके विश्लेषण कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने प्रदीप जी, और समय दिया आपने उसके लिए बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को ज्ञानवर्धन किया और घटना से अच्छे तरीके से रूबरू कराया। तो कुल मिलाकर बीजेपी के अंदर वो सारी दिक्कतें आना शुरू हो गई हैं जो कांग्रेस पार्टी के अंदर हमेशा से रही हैं। कांग्रेस पार्टी का भला कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, वो कांग्रेस पार्टी को सोचना है। उनके प्रवक्ता आए थे और जिस तरह का उन्होंने परिचय दिया वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि कांग्रेस पार्टी तो हाथ आए मुद्दों पर भी काम करती दिखाई नहीं दे रही। लेकिन बीजेपी को ये सोचना पड़ेगा कि बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासित कार्यकर्ता बीजेपी में काम करते हैं और ख़ास तौर पर जब उनके दिग्गज लीडर जब मंच पर आते हैं तो इस तरह की चीज़ें होना चाहिए कि लोग एकजुट दिखाई दें, ना कि इस तरह की चीज़ें हों कि ऐसा लगे कि उनके बीच में कोई मनमुटाव या किसी तरह का असंतोष है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में बीजेपी क्या इन बातों का ध्यान रखती है, बीजेपी के लीडर क्या इन बातों का ध्यान रखते हैं, ये सब आने वाला वक्त बताएगा जिस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।